आपकी मेज़बान सना फैसल। हादसात और नागानी आफत का सामना कभी भी और कहीं भी इंसानों को करना पड़ सकता है, जिसके लिए दुनिया में तमाम ममालिक इन चीज़ों के लिए पहले से ज़हनी और अमली तौर पर तैयार रहते हैं और ऐसे इदारों के क़याम को यकीनी बनाते हैं जिनसे रियासत में इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पाकिस्तान में भी इस हवाले से इदारे मौजूद हैं और कम वसाइल के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां हर मुमकिन निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल किसी भी जगह आग लग जाने की सूरत में पेश आती है। कराची की अगर बात की जाए तो शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इस हवाले से यहाँ फायर ब्रिगेड इदारे को किन मसाइल का सामना है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी माशरे में शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत के साथ उन इदारों की भी जिम्मेदारी में शामिल है जिनका काम इंसानी तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी है। इस हवाले से हर इदारा अपना काम कर रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड का महकमा ऐसा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस जगह से लोग भाग रहे होते हैं, हम उस जगह पे इंसिडेंट गुजरे होते हैं। जहाँ भी हम हादसे पे जाते हैं बहुत ज़्यादा रश मिलती है हमें। लेकिन अफसोस ये इदारा आज भी जदीद खतूत पर अस्तवार नहीं हो सका है। कराची की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर वाली आबादी के इस शहर के लोगों के लिए किसी भी हंगामी सूरत हाल पेश आने पर न सिर्फ आग बुझाने वाली गाड़ियों की कमी है, बल्कि जदीद आलात और साजो सामान से भी ये इदारा महरूम है। इस हवाले से शहरियों को शिकायत हैं कि हेल्पलाइन नंबर्स गैर फाल हैं। नंबर उनके फाल है या गैर फाल है? गैर फाल है। फाल है उनका नंबर? गैर फाल है। लेकिन जब हमने फायर ब्रिगेड हुकाम और अफसरान से बात की तो हेल्पलाइन नंबर्स के हवाले से भी मालूमात हासिल हुई जो हम आवाम से शेयर कर रहे हैं। हमारा मेन कंट्रोल नंबर है 99215007 और 008। ये हमारा मेन कंट्रोल रूम है। इसके अलावा हमारे तमाम स्टेशनों पर अलग अलग कंट्रोल रूम बने हुए हैं। इन तमाम बातों से अंदाजा हुआ कि शहरियों को इस हवाले से आगाही होना लाजमी है ताकि बरवक्त आग लगने की इत्तला मुतालिका महकमे को पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिविल डिफेंस इदारों का भी फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और शहर के तमाम अजला में कायम रिहायशी बिल्डिंग्स, दुकानों, मार्केट्स, प्लाजा, स्कूल, सिनेमा घरों और दीगर इमारतों के नक्शे पास करते वक्त तमाम एहतियात और हिफाजती तदाबीर का खास ख्याल रखें और बाद में भी चेक एंड बैलेंस रखें ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। हुकूमत सिंध के अंडर में है सिविल डिफेंस का इदारा, होम डिपार्टमेंट, उनसे मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ और ये तमाम लोगों को आगे ही मैं समझता हूँ, ना कि उन पर डंडा लेके हम चले जाएं। इसके अलावा उन SOPs पर अमल किया जाए जिसके तहत रिहायशी इलाकों से 1 किलोमीटर दूर CNG स्टेशन और पेट्रोल पंप्स होना चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे माशरे में इन SOPs को जाती मफादात पर अव्वलियत देते हुए खुली आंखों और पूरे हवासों के साथ हवा में उड़ाया जाता है, ये सोचे बगैर कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कराची एक गुंजान आबादी वाला शहर है। यहाँ आतिशज़दगी का कोई भी वाक़या कभी भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और ऐसे वाक़यात सानेहात का रूप उस वक्त धारते हैं जब दर्जनों कीमती इंसानी जानें दाव पर लगी हुई हों। ऐसे हालात में महकमा फायर ब्रिगेड की अहमियत, इफादियत और कारकर्दगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से कराची में इस अहम महकमे को सबसे ज़्यादा कम अहमियत दी जाती रही है और अब शहर में अब तक आतिशज़दगी के ऐसे बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें शहरियों की जानो माल को शदीद नुकसान पहुँचा और आवाम ने इन नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का ज़िम्मेदार फायर ब्रिगेड अमले को ठहराया। हालांकि फायर ब्रिगेड का अमला इंतहाई कम वसाइल के बावजूद अपना काम कर रहा है। इस हवाले से उनको किन मुश्किलात का सामना है और शहरियों को क्या शिकायत है, आइए जानते हैं। कहीं आग लगी होती है तो क्या करते हैं? ज़ाहिर बात यही तो होगा, बचेंगे और क्या नहीं, करेंगे। जैसे आपको पता है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, आग लगने की सूरत में किन नंबरों पे इत्तला देनी चाहिए? नहीं, वो नंबर मुझे नहीं पता। घर में कहीं आग लग जाए क्या करेंगे? मेरे घर के पास केपटी वाला वो आग बुझाने वाला, उसके पति नंबर है 115 ऐसा कुछ।
वहाँ फोन करेंगे। जहरी बात है। अगर कहीं इमरजेंसी आग लग जाती है तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में? कॉल करेंगे। कहाँ पर? फायर स्टेशन पे। नंबर पता है आपको? नहीं। कभी डायल किया? नहीं। पता होना चाहिए। बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अपने आप को बचाएंगे, भागेंगे। और अगर वहाँ कोई फायर ब्रिगेड का कोई सिलेंडर लगा हुआ है कहीं पर कंपनी के पास है तो वो सिलेंडर को यूज करेंगे। आपको यूज करना आता है फायर एक्सटिंग्विशर? जी हाँ। मौसम सरमा में वाकयात की तादाद बढ़ जाती है कि फला जगह आग लग गई। अक्सर खवातीन किचन के अंदर गैस का चूल्हा छोड़ देती है खुला हुआ, उस वजह से भी आग लग जाती है। और हीटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो बंद करना भूल जाते हैं। क्या करें फौरी तौर पर? ये इसके बारे में तो नहीं पता। मीडिया जब इतनी चीजें दिखाता है तो ये भी बताना चाहिए ये ना? बताना चाहिए। सही। हेल्पलाइन नंबर आपको पता है फायर ब्रिगेड का? याद नहीं है, वैसे होना चाहिए याद। याद होना चाहिए ना? तो मोबाइल के अंदर ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर गूगल के अंदर आ जाएगा। गूगल करके फिर उधर इतला दे देंगे। इतला दे दें। अच्छा, आप इस तरीके से सिगरेट पी रहे हैं, कभी कभार यूँ फेंक भी देते होंगे और कहीं आग लग जाए तो? ये दे बुझा के फेंकते हैं। कहीं आग लगी भी हो तो फौरी तौर पर पहले क्या करना चाहिए? पानी से बुझा दो। पानी से? लेकिन मट्टी हर से आग बुझा पानी दो। से बुझाने वाली नहीं होती ना। हेल्पलाइन नंबर पता है आपको फायर ब्रिगेड का? कहीं से गुजर रहे हो, वहाँ आग लगी हुई हो, क्या करेंगे? मट्टी से, पानी से, किसी भी चीज से बुझा दो, आग ही बुझानी। अभी गुज़श्ता दिनों एक वाकया हुआ था जिसमें आपने देखा था कि जी ग्रीन लाइन बस ऊपर से जा रही थी और नीचे सारे गैस के सिलेंडर्स थे और वो पूरे ब्लास्ट होकर ऊपर गए और उसके बराबर में पंचर शॉप थी, वो भी पूरी दुकान जो है वो जल गई। रिक्शे वाला एक मौजूद था, एक बाइक वहाँ पर मौजूद थी। इस तरह की जो जगहें होती हैं उनको भी जो सिविल डिफेंस का इदारा है उनको पाबंद करना चाहिए कि उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो, रिहायशी आबादी से दूर हो। साथ साथ एक और बड़ा इशू जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी आवाम से बात करने के साथ साथ कि अक्सर रिहायशी इलाकों में जो है वो पेट्रोल पम्प, CNG स्टेशन मौजूद होते हैं, जबकि जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि किसी भी रिहायशी जगह से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए और आसपास स्कूल और हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए। आग लगती है भाग जाएंगे और क्या करें। हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं वहीं पे बेचारे जाके आग बुझाते हैं, ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसी ही। आपकी शॉप में मुझे नजर आ रहा है प्लास्टिक का सामान है और कागज बहुत ज्यादा है, कोई जरा सी भी आतिशबाजी होती है तो पूरी जो है ना वो जगह जल सकती है। तो क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हुए आपने? यहाँ हमारे पास सिलेंडर होता है आग बुझाने का। फायर एक्सटिंग्विशर होता है? बिल्कुल है हमारे उसको इस्तेमाल करना आता है आपको? बिल्कुल। अगर मुझे दिखा दे। वो अभी है पड़ा है ऊपर, इस यानी मेरी इस वाली ब्रांच में है। लेकिन आपको बता के नहीं आती, होना चाहिए वैसे? बिल्कुल होना चाहिए, तो सेफ्टी है। हमने देखा सर्दियों में आग लगने के वाकयात ज्यादा हो जाते हैं, क्या वजूहत है? ये तो इंसान की अपनी गफलत है, कोई शॉर्ट सर्किट या सिगरेट वगैरह स्मोक कर दे, दरदियानी में फेंक देते तो आग लग जाती। ये तो सारा पेट्रोल आइटम है। हेल्पलाइन नंबर पता है आपको? नहीं। कभी जानने की कोशिश नहीं की? फ़ोन करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, उनको फ़ोन करो बोला पानी नहीं है, रश है, वो जब तक आएंगे तो सब कुछ खाक हुआ होगा। नंबर उनके फाल है या गैर फाल है? गैर फाल है। कहीं आग लग जाए क्या करेंगे? पहली फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। आपको नंबर याद है? नंबर मुझे देखें जहन में नहीं है भाई, हमारे पड़ोस में है, इनके वन टैक्स होता है, ये मार्केट के सदर भी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ जाती है टाइम पर? हाँ बिल्कुल, वक्त पे आती है, वक्त की पाबंदी करते कभी हैं। ऐसा हुआ है यहाँ पे कहीं आग लगी हो? आग कोने पे लगी है, कागज की दुकान है, फूलों की, उनके यहाँ लगी, फौरन आ गई? फौरन आ गई। है वक्त के पाबंद। समझते हैं सर्दियों में ऐसे वाकयात बढ़ जाते हैं, क्या वजूहत होती है? सर्दियों की वजह ये ना कि हवाएं जो ज्यादा तेज चलती है उसकी वजह है। सही, किसी ने सिगरेट पी के फेंक दिया, वो उड़ता उड़ता चला हाँ, गया। उड़ते उड़ते चला गया, हवा की ज्यादा की वजह से जल्दी लगती है आग। सही, मोबाइल में होना चाहिए नंबर? हाँ बिल्कुल होना चले नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको वो नंबर जरूर बताऊंगी जो आपने अपने मोबाइल में फीड कर लेने हैं। खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में, नागानी आफत की सूरत में आपने इन नंबर्स पे कॉल करना है और जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे फौरी तौर पे वहाँ से क्या एक्शन आता है ये भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे और लोगों से बात करते हैं। नंबर है आपके पास? नहीं। शॉर्ट सर्किट हो जाए तो? उसका नहीं पता। शॉर्ट सर्किट में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उससे क्या होता है, करंट लगने का भी खतरा होता है और आग मजीद भड़कती है। आग लगती है तो क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करेंगे। नंबर है आपके पास? नहीं, हमारा फिर कैसे करेंगे? निकलवा लेंगे। आप लाएंगे क्या नंबर? मैं आपको नंबर बिल्कुल बताऊंगी। मेरे प्रोग्राम सच का सफर आप देखेंगे, उसमें हम आपको नंबर भी बताएंगे। हम ये जानना चाहते हैं हमारी आवाम को कितना पता है, फिर उसी हिसाब से गाइड करेंगे। ज्यादातर लोगों को जो यही बाल्टियों से पानी भर भर के डाले उसके ऊपर। शॉप पर हर जगह पर एक फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए। यहाँ किसी के पास भी नहीं। एहतियात कैसे करनी चाहिए? बस बेगम से दूर हो जाए, आग से अगर बचना है, वरना जल जाएंगे। वो तो वैसे ही आगे पूरी।
अब बेगम आग लगा देती है? अरे ऐसी वैसी, क्या करती है? पेट्रोल तो ज्यादा खतरनाक है वो। आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। उनका नंबर पता है आपको? मुझे तो नहीं पता। फिर दूसरी सूरत में क्या करें? क्योंकि हमें तो अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, यहाँ तो कोई करेगा नहीं एक दूसरे की मदद। आप क्या कहेंगे? देखेंगे कि उस वक्त क्या पॉसिबिलिटी है और उसकी क्या हेल्प की जा सकती है, उस हिसाब से उसकी हेल्प करेंगे। फायर सेफ्टी के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है असल में कभी किसी ने जो है ना ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये हादसा तो होते हैं ना, आप मानते हैं ना? बिल्कुल होते रहते हैं। इसके लिए जो है ना अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि बंदे को जो है ना मालूमात होनी चाहिए किस तरह इसको फेस किया जाए और किस तरह इससे बचा जा सके। फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पे पहुंच जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसी पहुंच शिकायत जाता है। कभी उस नंबर पे डायल किया आपने? नहीं, हमने तो नहीं करा, बाकी आगे ये दुकानदार है, उन्होंने 1-2 दफा करा है। आ गई है फौरन गाड़ी? जी जी, आ जाती है। फाल है उनका नंबर? अगर फाल है। आपके माइंड में क्या है कि खुदा ना खास्ता कहीं आप देखते हैं आग लगी है तो क्या करना चाहिए? ज़ाहिर बात है उनको कॉल करना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत आप नहीं समझते फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए आग बुझाने पे? ये तो ज़ाहिर बात है, होनी चाहिए, लाजमी होने चाहिए, इस्तेमाल भी आना चाहिए। जी जी जी। अब मैं ये चाहूँगी कि खुदारा हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को भी लाजमी बनाया जाए। अपने मॉल्स पे, शॉपिंग सेंटर्स पे, स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे और डिफरेंट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उनको आपने पाबंद बनाया कि जी वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। उसके अलावा आप ये जो शॉप्स हैं जिन पे आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको भी पाबंद बनाना चाहिए। अब हम चलेंगे यहाँ से फायर स्टेशन मेन हेडक्वार्टर और वहाँ पे चल के आपकी मुलाकात करवाएंगे फायर ब्रिगेड के अमले से। अस्सलाम वालेकुम सेक्टर फायर ब्रिगेड। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, नॉर्मली हमने ये देखा है कहीं भी आग लगती है बहुत ज़्यादा जो है वो फायर ब्रिगेड के अमले को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते कि क्या वजूहात थी। अगर हम बात करें 2021 की और 2022 की जायज़ा लें तो 2022 में जो आग लगने के वाक़यात हुए हैं वो 21 की बनिस्बत 10% कम हुए हैं। और अगर तीसरे दर्जे की आग की बात की जाए तो शहर में 6 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसको तीसरे दर्जे की आग से तशबीह दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल वाक़या था जिस पर बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की वो जेल चरंगी के करीब लगने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर की आग थी। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए जिनका चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है जिसके बिना पर हम इस तरह के हादसा से बच सकें? सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ शहर में अवेयरनेस का है। जब हमारी गाड़ी टर्न आउट होती है लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि वो हमारे हूटर पे हमारे आगे चल रहे होते हैं कि रास्ता मिल रहा है हमें। ख़ास तौर पर बाइक्स वाले, रिक्शा वाले, ये दीगर लोग जो समझदार लोग होते हैं वो हमें रास्ता भी देते हैं कि टाइमली हम पहुँच सकें हादसे पे। रिस्पॉन्ड हमारा बेहतर होता है। इस सूरत में रिस्पॉन्ड बेहतर होगा जब शहर के अंदर हमें रास्ता मिलेगा। हमारा टर्न आउट टाइम टोटल 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी स्टेशन से टर्न आउट हो जाती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हादसा के सूरत में बेसमेंट के अंदर इन्होंने तमाम कुकिंग ऑयल और दीगर इस टाइप की चीज़ रखी हुई थी। हमने कुछ अर्से पहले इनका इंस्पेक्शन भी किया था और इंस्पेक्शन करने के बाद इनको रिकमेंडेशन भी दी थी कि जी आप यहाँ से यही चीज़ें को अलग करें, रिमूव करें, हटाएं और बेसमेंट में रास्ते बनाएं। अच्छा, एक ही वे था इनका जाने का और उसी से हम एग्जिट कोई मौजूद नहीं था और तमाम स्टोर का सामान उसमें इन्होंने रखा हुआ था, उसको अपना वेयर हाउस बनाया हुआ था। सही। एमरजेंसी एग्जिट कितनी ज़रूरी है? फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद होना कितने ज़रूरी हैं? तमाम इस तरह के जो स्टोर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो गोदाम हैं, या इस तरह की जितनी भी जगहें हैं, ऑफिस हैं इवन, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर तो तकरीबन मैं बोलता हूँ घर से शुरू करें, आप रेजिडेंशियल से शुरू करें और तमाम फैक्ट्रीज एरिया उसमें कमर्शियल इदारे जितने भी शामिल हैं, दुकान सब शामिल होती हैं। सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि छोटी फायर को मौके पे कंट्रोल कर लिया जाता है, बुझा दिया जाता है। अगर उनको उसको हैंडल करना आता है फायर एक्सटिंग्विशर को तो वो उसको अपने वहाँ पर हैंडल करने हमारी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर वो बढ़ती है, महसूस करते हैं तो फायर ब्रिगेड को भी साथ साथ इन्फॉर्म करें कि फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँचे और इन टाइम उसको छोटे पैमाने पे ही हम आपको कंट्रोल करें। 3 नंबर फायर या उससे बड़ी फायर
होने ना दें। जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे आग लगी तो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से, जो कि साबका एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने आपको ये इख्तियारात दिए थे कि आप जो हैं वो तमाम जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो ऑफिसेज़ हैं, इस तरह के जो तमाम स्टोर्स हैं, मार्ट हैं, प्लाजाज हैं, वहाँ पर जाके चेकिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमें ये इख्तियार दिया गया था, बाकायदा इसकी एक कौंसलेशन मंजूर की थी मुर्तज़ा वहाब साहब ने, और हमने तमाम स्टेशन वाइज अपने एरियाज़ में हमने इंस्पेक्शन शुरू भी किया था और काफ़ी इंस्पेक्शन किए भी। उससे हमारा कोऑर्डिनेशन था डिप्टी कमिश्नर से करवा दिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने अपने एसीज हमारे साथ कर दिए थे, जिनकी क्या आपने नेग्लिजेंस देखी? सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये होती थी कि एक तो सब जगह काफ़ी जगहों पे लोगों के पास फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं थे, एग्जिट डोर मौजूद नहीं थे, तब काफ़ी फैक्ट्रियों के अंदर ये सूरत हाल खराब थी। उनको पाबंद किया गया और उसके बाद दोबारा फॉलो लिया गया। उनको पाबंद भी किया गया और उनको तंबीह भी की गई साथ साथ, और उन्होंने उस पर काम भी करना शुरू किया। कई लोगों ने हमारी बात को समझा। जो लोग अभी भी ये नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या फायर ब्रिगेड का अमला काम करता है या सिविल डिफेंस का इदारा काम करता है? सिविल डिफेंस का इदारा इस पर एक काम कर रहा है, काफ़ी अर्से से उस पर काम कर रहा है। इंस्पेक्शन सर्विस सिविल डिफेंस का इदारा करता है, तमाम इंडस्ट्रियल कमर्शियल जगहों पर वो काम करता है और बाकायदा उनको सर्टिफिकेट इशू करता है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट इस पर कोशिश कर रहा है कि उनके कोई इस पर ऑर्डर्स हो जाएँ, परमानेंट बेसिस पे हम जो है खुद जाके अपने जगहों को चेक करें और बाकायदा जुर्माना। हमने हमेशा सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आग चले लग जाती है तब तो आप जाते हैं, लेकिन उससे पहले रिस्क असेसमेंट आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा है दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें अगर पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं तो वो इस तरह की जगहों पर नहीं बने हुए जहाँ पर जो है वो स्कूल मौजूद है या हॉस्पिटल है या रेजिडेंशियल एरिया, जो SOPs हैं वो 1 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में आसपास स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो पेट्रोल पंप्स भी बने हुए हैं। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है ना, अनमोल है, उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। लिहाजा उनकी मद्देनज़र रखते हुए जितने पेट्रोल पंप है, LPG आधे पूरे शहर के अंदर LPG बिल्डिंग्स के अंदर रखे हुए हैं। LPG एक बॉम्ब है। जब इसका ब्लास्ट अभी पिछले दिनों भी एक वाकया रूनुमा हुआ जिसकी फुटेज आप लोगों ने देखी होगी, न्यू कराची में होने वाला वाकया था जिसमें हमने देखा कि ऊपर से बस गुजर रही थी। मतलब अगर थोड़े 1-8 मिनट का फ़र्क पड़ जाता तो शायद वो बस भी ब्लास्ट हो सकता। ये LPG के जो सिलेंडर्स होते हैं ये किसी बिल्डिंग के नीचे नहीं, एक खुले स्पेस में होना या रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। ये सब चीज़ ये प्रिकॉशन है। सही है, तो इनका चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये तमाम जो इदारे हमारे सिविल डिफेंस है, डिस्ट्रिक्ट है, मैनेजमेंट है, ये देखें। आम आवाम है वो किस तरीके से अगर कहीं वो देखती है आस पास कहीं आग लगी है या वो खुद किसी ऐसी नागानी आफत से दो चार होते हैं तो वो किन नंबर्स पे कॉल करें? क्योंकि 16 जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो फाल नहीं। हमारा 16 का जो नंबर है वो जब सिटी उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो सिविक सेंटर से हमारे ऑफिसेज हमारा कंट्रोल रूम शिफ्ट हुआ KMC के अंदर, KMC पुरानी ओल्ड बिल्डिंग में। तो वो सिस्टम हमारा ख़त्म हो गया बिल्कुल, और जब से हमारे नंबर हैं उस पर ही कॉल आती हैं। हमारा मेन कंट्रोल नंबर है 99215007 और 008, ये हमारा मेन कंट्रोल रूम है। इसके अलावा हमारे तमाम स्टेशनों पर अलग अलग कंट्रोल रूम बने हुए हैं। अभी हम चाहेंगे ड्रिल भी करें, हम आपके ऑफिस से ही बैठ के कॉल भी करें और ये चेक करें कि जब आपके पास कंप्लेन आती है तो किस तरीके से आपकी गाड़ियां जो है वो निकलती हैं। साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि फायर ब्रिगेड का जो इदारा है इस वक्त किन सहूलियात की कमी का शिकार है और क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए? सबसे पहले तो हमारा मेन जो इशू होता है वो हमारे यूनिफॉर्म्स होते हैं, आउटफिट आइटम होते हैं, हमारे पर्सनल जो इक्विपमेंट्स होते हैं प्रोटेक्शन की, वो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो उसकी कमी का सामना है हमें, लेकिन इंशाल्लाह मैनेज हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि वो मैनेज हो। और कितनी गाड़ियाँ आपके पास मौजूद हैं? गाड़ियाँ तो 46 फायर टेंडर्स हैं, स्पेशल यूनिट्स भी हैं, 7-8। स्नॉर्कल हमारी 2 स्नॉर्कल ऑर्डर में है, 2 स्नॉर्कल हमारे ऑफ ऑर्डर है, वो अंडर प्रोसेस है उसका केस। इंशाल्लाह जल्दी वो भी शहर कराची में काम करती हुई नजर आएंगी आपको। अगर हम बात करें आग की तो हर आग जो है वो पानी से बुझाने वाली नहीं होती। शॉर्ट सर्किट की जो आग होती है अगर उसे पानी से बुझाने की कोशिश की जाए तो उससे मजीद नुकसान हो सकता है। आप क्या समझते हैं? इस हवाले से आवाम को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। अपनी मतलब आपके तहत हम इस पर भी काम करते हैं। अब जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ स्कूल हैं, मुख्तलिफ इदारे हमसे कुछ कहते हैं तो हम उनको
उसकी अवेयरनेस फराहम करते हैं, तो ट्रेन भी कर देते हैं। स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विशर का होना और जो है फायर एग्जिट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। फायर एग्जिट तो हर स्कूल में होना चाहिए, बच्चे होते हैं वहाँ पर, घर में भी होना चाहिए एक्सटिंग्विशर। किचन में फायर हो जाती है तो आप उसको इस्तेमाल करें। सही। आप एक आम शहरी को क्या मशवरा देंगे अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है, वो क्या करे सबसे पहले? सबसे पहले आग जहाँ लगती है, अगर उसके पास एक्सटिंग्विशर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें। और अगर नहीं है तो फायर ब्रिगेड को फौरी इतला दें ताकि फायर ब्रिगेड पहुँचे। फायर ब्रिगेड पे जो इतला करें, वो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे जो आपने बताया 9921500700 नाज़रीन, हम नंबर डायल करते हैं 02199215007, यानी किसी भी किस्म की नाकानी आफत, आग लग जाने की सूरत में फायर ब्रिगेड के अमले को जो आप कॉल करेंगे वो इस हेल्पलाइन नंबर पे करेंगे, 16 पे नहीं करेंगे। और ये आखिर में 007 भी है और 008 भी है। हम इधर कॉल करते हैं और देखते हैं कि फिर वहाँ से किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सेंटर फायर ब्रिगेड। अच्छा, इतला देनी थी आपको, टिम्बर मार्केट में आग लग गई है जी। सोमरो गली है ये। ठीक है, तो आप ये बताइए कितनी देर में पहुंचेंगे? फौरी तौर पर जो है वो पहुंचना है। ठीक है, विदिन 2 से 3 मिनट में गाड़ी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, हमने कॉल कर दिया। अच्छा, कॉल जब करें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप अपने लिए कॉल कर रहे हैं या किसी के लिए भी कॉल कर रहे हैं तो अपने हवास जो है ना वो आप बहाल रखिएगा, और जो महलो वकू है वो प्रॉपर तरीके से आपने समझाना है। अब जब इन्हें कॉल रिसीव हो गई है तो किस तरीके से गाड़ियाँ निकलती हैं आपको दिखाते हैं। घंटा बजा, अब जब यहाँ हम नीचे आए तो हम ये देख रहे हैं गाड़ी निकल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है जावेद इरशाद साहब। जावेद इरशाद साहब, जब इस तरह की इत्तला आती है तो आप क्या कोई कंफर्मेशन करते हैं या फौरी तौर में गाड़ियाँ निकालते हैं? कंफर्मेशन नहीं करते, इतना वक्त नहीं होता। फायर कॉल रिसीव होने के बाद हम लोग को 2 मिनट के अंदर गाड़ी आउट करनी होती है स्टेशन से, और उस गाड़ी को फौरन आउट करने के लिए हमने उनको एड्रेस देते हैं गाड़ी वालों को, और गाड़ी वाले जाए हाथ से पहुँचते। सही। और कितने लोग, अभी मैंने देखा कि 6-7 अफराद जो है वो तकरीबन 9 अफराद गाड़ी पे होते हैं फायर अफसर के साथ। 9 अफराद, जिसमें 6 फायरमैन होते हैं, 1 ड्राइवर होता है, 2 लीडिंग फायरमैन होते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह से की गई होती है? इनकी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह सब ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, फिर सिविल डिफेंस से भी और दूसरे इदारों से, इस्लामाबाद से यहाँ तक के बाहर भी मुल्क जाते हैं हमारे कुछ अफसरान ट्रेनिंग करने। तो अब ये वहाँ पे जगह पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ की सूरत हाल से फिर आपको आगाह करेंगे कि वहाँ आया और गाड़ियों की ज़रूरत है या नहीं है। लिहाजा वहाँ आग की पोजीशन देख कर गाड़ी की ज़रूरत होगी तो वो गाड़ी लाजमी मंगाई जाएगी। अगर पानी की ज़रूरत होगी, पानी का वाटर बहुत ज़्यादा हमारे मौजूद होता है, वो फौरी तौर पर मंगाया जाता है। अच्छा, इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, वैसे शूज़ होने चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो इनके पास होती हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। नहीं भी होती तो इसका इनका जज्बा है, अपने जज्बे से आग बुझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तमाम ट्रेन लोग हैं और बाई बर्थ यहाँ के लोग हैं, 35-35 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तकरीबन, और नए जनरेशन जो हमारे पास मौजूद है फायर ब्रिगेड में, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे के साथ काम करते हैं। 2007 में जो है ना एक फैक्ट्री में फायर हुई थी, वहाँ पूरी बिल्डिंग बैठ गई थी, उसमें हमारे तकरीबन 7 अफराद जो है वो 7 फायर अफसरान वो शहीद हुए थे बिल्डिंग में दबने के बाद। इरशाद साहब, अक्सर ऐसी आग होती है जो 3-3 दिन तक हम सुनते हैं कि नहीं बुझाई जा सकी, तो उसमें वजूहात क्या होती हैं? वहाँ जो मटेरियल मौजूद होता है वो मटेरियल ऐसा होता है जो बुझता नहीं है या टाइम लेता है, तो उस वहाँ पर इस तरह की पोजीशन आती है। पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है और सबसे ऊपर फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे आखिरी माला है वहाँ पर कोई फैमिली फंसी हुई है, तो किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं? इस तरह के जब वाक़यात होते हैं हमारे पास स्नॉर्कल्स मौजूद हैं, हम स्नॉर्कल के जरिए उनको रेस्क्यू करके निकालते हैं। चले जी, स्नॉर्कल अभी हम दिखाते हैं आपको। इनका कहना है 2 इनके पास फाल हैं और 2 जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, तो वो किस तरीके से जाती हैं और कितने फीट तक जाती हैं आपको दिखाते हैं। चले जी, ये स्नॉर्कल है। अच्छा, इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है 103 फीट तक जो है वो जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा नाज़माबाद में भी इनकी मौजूद है जो कि तकरीबन 107 मीटर तक जा सकती है, यानी कि अगर हम उसे मंजिल के हिसाब से देखें तो तकरीबन 30 मंजिल से ज़ायद कवर कर सकती है, और ये जो है ये 103 फीट है। ठीक है, इस स्नॉर्कल के हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ।
ये स्नॉर्कल पे हम हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा शहर हमें नज़र आ रहा है। बेसिकली ये रेस्क्यू करने के लिए कि ऊपर की बिल्डिंग में अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं या वहाँ आग लगी हुई है तो उसको किस तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता है। तो स्नॉर्कल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 103 फीट तक जा सकती है, यानी अगर मंजिलों की बात करें तो हम तकरीबन 7 से 8 मंजिला जो है ये कवर कर सकती है। और ये गाड़ी जो है 2016 में जापान ने दी थी, एक जो है वो रेस्क्यू के लिए दी थी और एक ये स्नॉर्कल दी थी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 2016 से हर साल जो है कॉन्सुलेट से उनकी टीम आती है और चेक करती है कि आया इसकी पोजीशन जो है वो कैसी है, सही है, इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है या नहीं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। मेरा कैमरा अगर मूव करेगा और आपको दिखाएगा कि नीचे खड़े लोग हमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आसपास, आप ये देखिए तमाम बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमें ये करना पड़ता है कि तजावज़ात वैसे तो शहर का हुस्न ख़राब करती हैं, लेकिन साथ साथ जब किसी को रेस्क्यू करना होता है और तंग गलियाँ होती हैं, तंग जगह होती हैं जहाँ पर ये ठेले वाले, पथारे वाले और ये तमाम पार्किंग आपने की हुई होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी दुकानों से आगे आपने थड़े निकाले हुए होते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स पे एक तो उन जगहों पे ये जा नहीं सकती लोगों को रेस्क्यू करने, और अगर चली भी जाए तो आप ये सोचें कि अगर ये 103 फीट यानी कि 7 से 8 मंजिला ऊपर तक ये वाली स्नॉर्कल जा सकती है। और इसके अलावा 107 मीटर यानी 40 मंजिल से भी ज़्यादा जो स्नॉर्कल कवर करती है वो नाज़िमाबाद में। उसको यहाँ ना खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो वहाँ पर इस तरीके से इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वहाँ पर उसको खड़ा किया जा सके, इसलिए वो वहाँ पर खड़ी है। हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन गई। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे तकरीबन 19th फ्लोर है और उसके अलावा P1, P2 यानी पार्किंग्स अलग है। तो जब जैसे जैसे इतने ज़्यादा फ्लोर्स होते जा रहे हैं और खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाहिए, जदीद तरीक़ेकार आ गए। तो अब जो नई इनकी स्नॉर्कल है वो मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट जो है वो मुख्तस किया गया था और वो 107 मीटर तक जो है वो ऊपर जा सकती है। और ये हम 103 पे आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है। तो 107 आप इमेजिन करें कितना होगा, ज़रा दिखाइए, ज़रा पूरा व्यू दिखाइए। चलो जी, हम ये नीचे आ रहे हैं। वैसे ही कहा गया था कि तकरीबन 7 से 8 मंजिला कवर करती है, लेकिन अभी हमने ये देखा ये 7-8 मंजिल से भी ऊपर जाती है और इसमें तकरीबन 2 से 3 लोगों की गुंजाइश है। एक वो जो रेस्क्यू करता है या इसे ऑपरेट करता है और वहाँ से जो लोग बचाए जाते हैं, जिनको रेस्क्यू करके लाया जाता है, तो उनकी तकरीबन 3 लोगों की गुंजाइश है इसमें। नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको ये एंटीक पीस दिखाऊंगी और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1912 की गाड़ी है, ठीक है। और इसके सिर्फ 3 ही पीस हैं, जिसमें से एक ही आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, एक पेशावर में मौजूद है और एक बरतानिया में। 1912 में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी आग बुझाने के लिए, वो ऐसी गाड़ियाँ हुआ करती थी, ये आप देख लें। और इसको बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है, इसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 ही ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि एक यहाँ है, एक पेशावर में और एक बरतानिया में। अस्सलामुअलैकुम सेक्टर फैब्रिकेट। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि लीडिंग फायरमैन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए आपको? जी मैम, मुझे 25 ईयर्स हो गए फायर ब्रिगेड में काम करते एज ए रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग करते हुए। तो 25 साल में बहुत सारे ऐसे सानियात आपने देखे होंगे, कुछ मौजज़े भी देखे होंगे, उनका जिक्र करना चाहेंगे आप? सानियात तो बेताशा हमने अटेंड किए हैं, कई कैजुअल्टीज़, कई लोगों को ज़िंदा भी बचाया हमने। अभी रिसेंटली मिसाल बल्दिया वाली आप देख लें, बल्दिया में लोग इस तरह बल्दिया फैक्ट्री में फंसे हुए थे। कुछ हमने जब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया है तो कुछ लोगों को हमने रिकवर किया है, उसके बाद आग ने हमें मोहलत नहीं दी। कुछ लोग तो ऐसे हो गए कि स्टीम 3 से 4 दिन हमने बॉडियाँ रिकवर करी हैं और ये कह लें कि कुछ तो साबुत आई हैं, बाकी कुछ कम टुकड़ों के। लास्ट टाइम हमने जब 4थे दिन रिकवर करी तो आप ये कह लें कि मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में आज़ा हमने जमा किए हैं, उसको हमने पोल्ट्री में करके फिर अपनी ईदी की और दूसरी खदमात को हमने वो कैजुअल्टियाँ
में कितने सख्त असाब होने ज़रूरी हैं? ये कह लें कि एज ए फील्ड वर्क करते करते हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी असाब हमारे मुस्तकिल और सब में बड़े ईमान का जज्बा और रोज़ी हमारी यही है। फिर अभी रिसेंटली करंटली आप चेज़अप का वाक़या देख लें जिसमें काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आई। उस आग पे 3-4 दिन तक काबू नहीं पाया जा सका और एक शख्स जो था वो उसमें हलाक भी हुआ। पूरा ऑयली आइटम था, इतनी कंजस्टेड था, छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए थे। फिर हमने पॉकेट्स करके वो आग को बड़ी मुश्किल से रिकवर किया, फिर जाके हमें आसानियाँ हुई हैं। कुछ हमारे भी फायर फाइटर उस काम पे जख्मी हुए। सही, इसमें अपनी जान का कितना रिस्क होता है? जिस जगह से लोग भाग रहे होते हैं हम उस जगह पे इंसिडेंट घुस रहे होते हैं। अपनी मदद आपके तहत हम कुछ जगह ऐसी होती हैं, अब हमें बिल्डिंग कोलैप्स होने का भी ख़तरा होता है, बाद गोदाम होते हैं वो भी डेंजर होते हैं, दुकानें हैं अंदर घुसना होता है। एज ए सब में इशू जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक सप्लाई का है। हर आग जो है वो पानी से बुझाने वाली नहीं होती, जिस तरह ये शॉर्ट सर्किट की आग होती है, इस पे किस तरह से काबू पाते हैं? शॉर्ट सर्किट की आग से कि बिजली पहली प्रायोरिटी होती है कि बिजली का कटअप होना चाहिए होता है। फिर हमारे पास इस तरह के एक फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ड्राई पाउडर जिसको कह लें, कि हम कोशिश करते हैं कि पहले उससे रिकवर करने की केबल वगैरह। अगर ज़्यादा आग होती है तो फिर पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम बिजली कटअप हो तो फिर उसको लाइन कटअप करके डायरेक्ट पानी नहीं मारते क्योंकि उसका रिटर्न वापस आता है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है उस वक्त उनके हवास किस तरह से होते हैं? वो कहते हैं कि वाकई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि भाई ऊपर अल्लाह और नीचे आप लोग की मदद से हम लोग बाहिफाजत खैरियत से निकल के आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकास। वकास, कितने साल हो गए आपको? मुझे तकरीबन 13 साल हो गए। अच्छा, कोई ट्रेनिंग ली थी आपने, क्या किया था? जी बिल्कुल, मैंने सिविल डिफेंस से ट्रेनिंग ली हुई। आपको क्या लगता है कि आपके अमले को किन मुश्किलात का सामना होता है लोगों को रेस्क्यू करने में? मुश्किलात हम जाए हादसे पे जब पहुंचते हैं तो आवाम का सबसे पहले तो हमें आवाम जो है कोई इधर खींच रहा होता है, कोई उधर खींच रहा होता है। और वो क्या कह रहे होते हैं? वो यही कह रहे हमारे बंदे पहले बचा लें। यानी आप ये चाहते हैं कि ऐसे वक्त में लोग कोऑपरेट करें और तंग ना करें, हमें अपना काम करने दें? क्योंकि जहाँ भी हम हादसे पे जाते हैं बहुत ज़्यादा रश मिलती है हमें, क्योंकि हम अपने स्टेशन से निकलते हैं 2 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम है, और जब हादसे पे पहुंचते हैं तो आगे इतनी आवाम होती है तो फिर उन्हें भी हमें फेस करना होता है और अपना लोगों को भी आग भी बुझानी है और रेस्क्यू का काम भी करना है। हमारी गाड़ी में फायर सूट भी होते हैं, अपना हर किस्म के इक्विपमेंट होते हैं तकरीबन गाड़ी में ना। ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होता है, अगर धुआं वगैरह है तो हम पहन के जाते हैं, अंदर से बंदे निकाल के लाते हैं। सही। और जिन लोगों को फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद देनी होती है, तकरीबन हर हादसे पे कोई ना कोई एम्बुलेंस वगैरह होती है। कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि हम खुद से भी थोड़ा बहुत उसको सांस वगैरह बहाल करके हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। सही। आवाम को क्या कहना चाहते हैं कि अगर आग लगती है, ये घर में लगती है, कहीं भी वो देखते हैं या खुद वो शिकार होते हैं तो क्या करें? सबसे पहले यही है कि फायर ब्रिगेड को कॉल करें, और कॉल करने के बाद जब फायर ब्रिगेड पहुँचे तो उससे कोऑपरेट करें ताकि वो जल्द से जल्द अपना काम करे। नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम में रिकॉर्ड करा रहे थे कि यहाँ इत्तला मिली कि टिम्बर मार्केट में आग लग गई है और फौरी तौर पर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पहुँची है। पूछते हैं यहाँ कैसे आग लगी थी, किसने इत्तला दी थी, तो क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ इससे कबल भी हम शिकायतें कर चुके हैं कि यहाँ पर आए दिन जो मवालियों का जो नशइयों का यलगार यहाँ फैला हुआ है, ये नालों के अंदर जाके नशा करते हैं और यहाँ पर इसी नशइयों की वजह से देखो दरख्त है ना, दरख्तों के नीचे आग लग गई। अब तो ये आग इतनी तेज़ी से फैल रहा था यहाँ पर, हमने तो खैर यहाँ पर कोशिश की, लेकिन ये फायर ब्रिगेड का अमला माशाल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और उसके बर वक्त पहुँचने से ये कामयाबी मिली है। जो आपने इत्तला दी थी, किसने इत्तला दी? आपने इत्तला दी? आपको हेल्पलाइन नंबर पता था? बिल्कुल पता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे तो ये वाक़यात होते रहते हैं। इसके अलावा जो इनके डिप्टी डायरेक्टर हैं जावेद इरशाद साहब, वो खुद भी बजाते खुद भी तमाम ग्रुप्स में इतने एक्टिव हैं, कोई भी मैसेज हो जाता है हमारे ग्रुप्स में, ताजरान के जो मार्केटों के ग्रुप्स हैं उसके अंदर वो मौजूद हैं, तो उनको फौरी इत्तला मिल जाती है, फौरी रब्ता करते हैं। हम फायर ब्रिगेड के इस तरह के अमले में जो जिस तरह ये अमला काम कर रहा है, हम इससे काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब, आपके पास आने से पहले हम जो है फ़ायर स्टेशन भी गए और वहाँ का हमने विज़िट भी किया। उसके अलावा हम जो शहर कराची की सूरत हाल देख रहे हैं, आपको जैसा कि पता है कि 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी का ये शहर है, इसमें आप नहीं समझते कि 46 जो गाड़ियाँ हैं जो कि फ़ायर स्टेशन पर मौजूद हैं इनफ है? बिल्कुल नहीं, ये इसमें कोई दो बात नहीं है, बिल्कुल इनफ नहीं है, बल्कि कम क्या बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंटरनेशनली अगर आप देखिए तो हर 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होता है। एक फायर स्टेशन होने का मतलब ये है कि उसकी पूरा अमला होगा और 4 गाड़ियाँ होती हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने पीछे। और ये भी जो हमारे फायर स्टेशन है, ये बहुत ब्रिटिश के ज़माने के बहुत सारे बने हुए अंदरूने
कराची के। नया कोई फायर स्टेशन इस तरीके से नहीं बना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कराची के शहरियों के लिए कि जिसमें अगर कहीं आग लग जाए तो इनका पहुंचना, तमाम काम करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट को, जो कि एक कम वसाइल के होते हुए भी काम कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा ये हुआ है कि एक 1122 हमने कॉल सेंटर किया है, जिसमें जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू और जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उनके साथ मिलके कि अगर किसी को भी कंप्लेन हो तो वो तमाम चीज़ें करें। 7 अजला हैं कराची शहर में और 7 अजला के लिहाज से ये बहुत कम फायर स्टेशन हैं, लेकिन हमारे पास ड्राइवर्स कुछ कम हैं, जो ट्रेंड अमला है वो कम है। इसके लिए हुकूमत सिंध को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो हमें भर्ती करने की इजाज़त दे, इसलिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये आम ड्राइवर्स नहीं चला सकते हैं इसको। हम जो देखते हैं शहर कराची में, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो शहरी आबादी है, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, जहाँ पे स्कूल भी करीब है, हॉस्पिटल भी करीब है, वहाँ पर ना सिर्फ CNG स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इवन के CNG सिलेंडर्स भरवाने की जगह जगह शॉप्स भी खुली हैं। जबकि अगर SOPs की बात की जाए तो इनका तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि इस पर भी काम करना चाहिए? मैं बिल्कुल समझता हूँ। मैं आपकी तमाम बातों पर पूरा यकीन कहता हूँ कि यही मेरे दिल की आवाज़ है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है और उसके लिए हमारा एक प्लान भी है। मैं समझता हूँ फायर ब्रिगेड एक सर का ताज होती है किसी भी बल्दियाती इदारे का। वहाँ के तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं, जो फायरमैन होते हैं, लीडिंग फायरमैन होते हैं, फायर स्टेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। जो साबका एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब साहब, जब वो आए तो उन्होंने जो फायर स्टेशन थे इनको पाबंद बना दिया था कि आप कहीं भी जाकर विज़िट कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन अब हमारी जो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अगर इस तरीके से जाते हैं तो एक सबसे पहले तो कोई हमें अटेंड नहीं करता, हमें घंटों दरवाजे के बाहर जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारा डोमेन ही नहीं है, ये काम सिविल डिफेंस का है। बिल्कुल हुकूमत सिंध के अंडर में है सिविल डिफेंस का इदारा, होम डिपार्टमेंट, उनसे मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ। और ये तमाम लोगों को आगे ही मैं समझता हूँ, ना कि उन पर डंडा लेके हम चले जाएं। वो एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट भी देता है। जो हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको आगे ही देने की ज़रूरत है, उनको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि इनसे उनका कितना बड़ा नुकसान होता है। आगाही की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से भी अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए? बिल्कुल, हमने स्टार्ट किया अवेयरनेस कैंपेन स्कूल में, जिस तरह मैंने कहा, लेकिन वो ना होने के बराबर है। बहुत मैसिव लेवल पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ कि उनको बताना पड़ेगा तमाम लोगों को कि कितनी मुश्किलात होती हैं अगर कहीं पे भी फायर इरप्शन हो जाए। और इसका जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है 1122 के साथ, जिसमें तिब्बी इलाज के लिए, जिसमें किसी भी हादसे की सूरत में इन सबको इंटीग्रेटेड जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी किया, उसको और मज़ीद हमें फ़ाल करना चाहिए। तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मैं इसमें बहुत काम करूँगा। ये मेरे दिल से बहुत करीब है। न सिर्फ जो फायर ऑफिसर्स हैं, फायरमैन हैं, उनके मसाइल, उनके इश्यूज़ और उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो बेहतर, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बेहतर हो, जिससे कि यही लोग होते हैं जो सबसे आगे जाते हैं। कराची में हर साल आतिशज़दगी के मुख्तलिफ हादसात रोनुमा होते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान होता है और उसके अलावा इंसानी जिंदगियों का ज़या भी होता है। लेकिन अब तक शहर में वो इक़दामात नहीं किए जा सके हैं जिस तरह के इनकलाबी फैसलों की ज़रूरत थी। यूँ तो शहर के कई मसाइल फौरी तवज्जो के तलबगार हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड सबसे ज़्यादा इस तवज्जो का मुस्तहिक है। उसके लिए ज़रूरी है कि फायर फाइटिंग के शोबे को जदीद खतूर पर इस्तवार किया जाए, जो बैनुल अक़वामी मयार का होता है, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में इंसानी जानों को तरजीही बुनियादों पर बचाया जा सके। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच का सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।